विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज व्यवस्था में क्या पढ़ रहे थे हम? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के साथ मैंने बताया था आपको 352, 356, 360, 352 हम कर चुके हैं। 356 यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में आज बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन, मैंने कहा राज्य आपात भी कहा जाता है इसको। ये कहाँ मिलेगा? 356 में मिलेगा, 356 में। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 356 के तहत जारी की जाने वाली उद्घोषणा को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यह दूसरे प्रकार का आपात उपबंध है। संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो एक तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी याद करना है। क्या करना है? संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। क्या राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तो चलो मैं इसमें आगे बता देता हूं कैसे कैसे लगता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 356(1) के तहत जारी की जाती है। किसके तहत? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा आर्टिकल 356(1) के तहत जारी की जाती है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, अब ये ध्यान रखना है आपने यहाँ पर, किससे प्रतिवेदन मिल रहा है? राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर। प्रतिवेदन बोलते हैं रिपोर्ट को। किसको बोलते हैं? रिपोर्ट मिल गई राज्यपाल से, क्योंकि राज्यपाल एजेंट है किसका? राष्ट्रपति का। कहाँ? स्टेट में। राज्यपाल क्या है? एजेंट है एक तरह से किसका? राष्ट्रपति का। कहां पर? राज्य में। तो राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकेगा। 365 में कहा गया है, इसमें 365 में कहा गया है कि जब कोई राज्य संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी निर्देश के अनुपालन में असफल रहता है तो राष्ट्रपति को यह समाधान कर सकता है, राष्ट्रपति यह समाधान कर सकता है कि उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। अब आपने क्या करना है भाई? 365 डायरेक्ट में खोलिए। खोल दिया। हेडिंग क्या लिखी हुई है? बिल्कुल। तो आपने क्या करना है? एक तो 356 पढ़ना है, एक 365 पढ़ना है। 365 कहता है कि यदि केंद्र ने राज्यों को कोई निर्देश दिए और राज्य उन निर्देशों का पालन करने में समर्थ रहा तो भी क्या? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो भी हम ये मान सकते हैं कि क्या? कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 256, 257 तथा 253 के तहत संघ की कार्यपालिका को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति दी गई है। यहाँ पे 3 आर्टिकल याद करने पड़ेंगे आपको। क्या करने पड़ेंगे? एक 256, 256, एक आपको 257 और एक आपको 353। कौन कौन से? 256, 257 और 353। इसको इंग्लिश में बोल देता हूं मैं 256, 257 और 353। इतना समझ में आ गया? एक आपने याद कर लिया 365, एक आपने याद करना ही करना है 356। आसान है। 356, 356, 6 को इधर कर दो, 5 को उधर लाओ, वो याद करना है। दूसरा 100 घटा दो 356 में से 256, उससे अगला वाला 257 और एक 353। समझ में आया? 256, 257 और 353 के तहत संघ की कार्यपालिका को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। यहां राष्ट्रपति के समाधान से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के समाधान से। किसके? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब मैंने परसों भी बताया था, शायद कल बताया था आपको, कि संवैधानिक तंत्र की विफलता किसको बोलते हैं। उत्तराखंड का उदाहरण दिया था कि 70 सीटें हैं यहाँ पर,
मैंने कहा था कि माना अगर ऐसा हो जाए कि और यूकेडी को और दे देते हैं सीटें आज, ठीक है, मैं बोलता हूं कि 20 कौन, बीजेपी, 20 कांग्रेस, कितने हो गए 40, और 30 हो गई यूकेडी। कौन हो गई, यूकेडी। अब माना यूकेडी ने यहां पर क्या किया, किसी के सहयोग से सरकार बनाई। अब किसके सहयोग से बनाएगी, या तो बीजेपी के सहयोग से, या और पार्टियां नाराज ना हो। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है बसपा भी हो, सपा भी हो, आम आदमी पार्टी भी हो। उदाहरण ज्यादा लंबा कर दूंगा, बच्चों की समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं तो 3 ही पार्टी लेके चल रहा हूं, बड़ी पार्टियां। अब क्या हुआ, माना किसने बना दी भाई सरकार, यूकेडी ने सरकार बना दी। कितने लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ। चाहिए कितने थे, 36 चाहिए थे। 50 लोगों के साथ बढ़िया सरकार चल रही थी। लेकिन बीच में 2-2.5 साल सरकार चलाने के बाद, मतलब शुरू में यह तय हुआ था कि भाई 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल तुम्हारा मुख्यमंत्री रहेगा। और 2.5 साल तक यूकेडी का मुख्यमंत्री रहा, बढ़िया चला। और उसके बाद 2.5 साल बाद क्या हो गया, सहमति नहीं बन पाई कि नहीं जी, सत्ता का सुख जो होता है ना, उन्होंने कहा नहीं जी। बिहार में कुछ उदाहरण देखे होंगे आपने, नहीं चली, समर्थन वापस हो गया। दूसरी पार्टी से कहा भाई आप दे रहे हो, उन्होंने कहा नहीं भैया तुम्हारा भरोसा नहीं है ना, समर्थन नहीं। तो अब क्या हो गया, अब राज्यपाल बताएगा राष्ट्रपति को, समाधान कराएगा कि भाई इस राज्य का शासन संवैधानिक तंत्र, यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संविधान के उपबंधों के अनुसार यहाँ का शासन नहीं चलाया जा सकता, इसलिए क्या कीजिए, महामहिम आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। क्या लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए। ठीक है जी, चलो बढ़िया हो गया। दूसरा मैंने कहा 256, 257, 353, ये निर्देश, ये केंद्र द्वारा, यानी संघ की कार्यपालिका क्या करती है, राज्यों को निर्देश देती है। राज्य उन निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहा तो 365 में कह रखा कि अगर राज्य संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल से समाधान होगा। किससे होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल समाधान कराएगा राष्ट्रपति को कि क्या हो गया भाई, राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। महामहिम आप यहां पर क्या कीजिए, अखबारों को पढ़िए। आप जब अखबारों को पढ़ेंगे, बंगाल पढ़ेंगे, बिहार पढ़ेंगे, काफी कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मैंने कहा राष्ट्रपति को 2 प्रकार से समाधान होता है, एक समाधान होता है राज्यपाल के द्वारा, दूसरा समाधान होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। क्लियर हो गया, ठीक है। आर्टिकल कौन कौन से, 356 तो नियति है याद करना, 365 याद करना है, 256 याद करना है, 257 याद करना है, 353 याद करना है। क्लियर हो गया। उद्घोषणा का अनुमोदन 356 के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। उसे प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत, यहां पे ध्यान देना साधारण बहुमत, जब हम 352 पढ़ रहे थे वहां पर हम पढ़ रहे थे विशेष बहुमत, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत होता है 50% + 1, वहां पर 352 में हमने पढ़ा था विशेष बहुमत, 2/3, 2/3 मेजोरिटी को क्या बोलते हैं। तो साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित करना आवश्यक होता है। भाई 352 को भी पहले 2 माह थे, बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहा कि नहीं भैया 1 महीने के अंदर संसद उसको क्या करेगी, अनुमोदित करेगी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था 122, 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना, 352, 356, 360 कराया था। तो यहाँ पे 2 महीने, 2 महीने के अंदर संसद उसको साधारण बहुमत से क्या करेगी, पारित करेगी, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। उल्लेखनीय है कि किसी पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा को संसद के समक्ष रखवाना आवश्यक नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति कभी भी किसी भी पश्चातवर्ती उद्घोषणा से राष्ट्रपति शासन को वापस ले सकता है, उसे संसद में रखने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान दे भाई, यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो, अब ये बड़ी विषम परिस्थिति होती है कि लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना 2 माह के भीतर हो जाता है, यानी 2 महीने बाद अनुमोदित होना था, 1.5 महीने में लोकसभा विघटित हो गई। अब क्या होगा भाई, तो अब क्या करेगी, राज्यसभा करेगी पहले उसको, है। तो ऐसी उद्घोषणा को लोकसभा के पुनर्गठित के पश्चात उसे प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा वह 30 दिन की समाप्ति और प्रवर्तन में नहीं रहेगी।
राज्यसभा करेगी पहले अनुमोदित, उसके बाद लोकसभा जब भी बैठेगी, जब भी क्या बैठेगी, 6 महीने के अंदर अंदर तो बैठना पड़ता है उसको, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। जब बैठेगी तो जिस दिन बैठेगी लोकसभा उस दिन से 30 दिन गिने जाएंगे, 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या होनी चाहिए, अनुमोदित होनी। क्लियर हो गया? ठीक। उद्घोषणा की अवधि, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, किंतु यदि संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से, किससे, साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं तो ऐसी उद्घोषणा जारी किए जाने की तारीख से 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। कितना भैया? 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। यदि उसे आगे भी जारी रखना है तो पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए साधारण बहुमत से। ठीक है। संसद के पुनः अनुमोदन से उद्घोषणा की अवधि 6 माह बढ़ाई जा सकती है, किंतु उसे किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवर्तन में नहीं रखा जा सकता। 3 वर्ष मैक्सिमम। लेकिन मैंने कहा पंजाब अपवाद है, आतंकवाद से ग्रसित रहा पंजाब, वहां 3 साल से कई ज्यादा क्या रहा, राष्ट्रपति शासन रहा, वो तभी रह सकता है। वैसे तो क्या होता है कि हर बार इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है, चुनाव हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने अगर मना कर दिया तो फिर चुनाव नहीं कराए जा सकते यहाँ पे, तब राष्ट्रपति शासन ही लगा रहता है। अतः राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, परंतु 1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसद द्वारा संकल्प तभी पारित किया जा सकता है जब 2 शर्तें पूरी होती हैं। कौन सी? 1 साल तक तो ठीक है भैया, राष्ट्रपति शासन रहा, 1 साल से अब आगे मैक्सिमम 3 साल तक रख सकते हैं ना, 1 साल तक चल जाएगा, 6 महीने 6 महीने, ठीक है। अब 2 शर्तें पूरी करनी होंगी तभी संसद क्या कर सकती है, संकल्प को पारित कर सकती है। आगे नंबर 1, आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में हो। कौन सा आपात? नेशनल इमरजेंसी 352। कौन सा? और दूसरा, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे, इलेक्शन कमीशन यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव नहीं कराया जा सकता या चुनाव कराने में कठिनाई है, इसलिए अभी राष्ट्रपति शासन को जारी रखें। 356(5) में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? 356 के 5 में लिखा हुआ। क्लियर हो गया? तो 2 शर्तें कौन सी? या तो 352 लगा हुआ हो संपूर्ण देश में, या क्या बोलते हैं किसी भाग में, या दूसरी कंडीशन होती कि इलेक्शन कमीशन 356(5) में कहता है इलेक्शन कमीशन लिख के दे दे कि भैया इलेक्शन नहीं हो सकते, चुनाव कराने में बड़ी कठिनाई है, राष्ट्रपति शासन को जारी रखें। ठीक है। दोनों शर्तें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इतना क्लियर हो गया? अब प्रभाव, फिर दोबारा प्रभाव, फिर दोबारा मेंस का क्वेश्चन, क्या 356 का प्रभाव क्या होता है? तो जब राष्ट्रपति किसी राज्य में 356(1) के तहत उद्घोषणा जारी करता है तब वह उद्घोषणा द्वारा क्या क्या कर सकता है, ये बता रहा हूं मैं। नंबर 1, उस राज्य सरकार के सभी, उस राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य यानी फंक्शंस अपने हाथ में ले सकता है। क्या कर सकता है? अपने हाथ में ले सकता है, और उन शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकता है जो उस राज्य के राज्यपाल या किसी निकाय या प्राधिकारी, निकाय बोलते हैं बॉडी को, प्राधिकारी बोलते हैं अथॉरिटी को। ठीक है। उन शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकता है जो उस राज्य के राज्यपाल या किसी निकाय यानी बॉडी या प्राधिकारी यानी अथॉरिटी में निहित है, किंतु राज्य विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को वह अपने हाथ में नहीं ले सकता है। क्या? विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को वह अपने हाथ में नहीं ले सकता है। क्या ले सकता है हाथ में? राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य फंक्शंस अपने हाथ में ले सकता है, या उन शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकता है जो उस राज्य के राज्यपाल या किसी निकाय या प्राधिकारी अथॉरिटी में निहित है। क्लियर हो गया? यह घोषित कर सकता, दूसरा यह घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। क्या की जाएंगी? वही विधानसभा तो काम करने की, विधानसभा तो क्या हो गई, माना संवैधानिक तंत्र विफल हो गया अगर दूसरा वाला कंडीशन ना हो, केंद्र ने राज्य को निर्देश दिए, राज्य पालन करने में असमर्थ रहा, वो वाला नहीं बोल रहा हूं मैं।
राज्यपाल ने बोल दिया कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, विधानसभा तो काम कर नहीं रही, विधानमंडल है ना, तो यह घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाए। तो जब हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा ना कि राज्य विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को वो अपने हाथ में नहीं ले सकता, कौन? राज्यपाल। इसका मतलब कौन ले सकता है? संसद। किसको दी जाती है? संसद को दी जाती है। नहीं आया समझ में? क्या आया? अरे भैया, अगर विधानमंडल की शक्तियां प्रेसिडेंट को दे देंगे तो फिर तो समझ में आ रहा है, जो जिसका काम भाई, जैसे छोटा राज्य का विधानमंडल जो है वैसे ही उसका बड़ा रूप केंद्र में है ना, संसद है, तो विधानमंडल का काम कौन करेगी? संसद करेगी। राज्यपाल, प्राधिकारी और निकाय का काम कौन करेगा? उसकी शक्तियां किसके हाथ में आएंगी? राज्यपाल के हाथ में आएंगी। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, अगर यूपीएससी का क्वेश्चन बनाता, क्या करता? मैं ऐसा बनाता कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, तो उस राज्य के विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को राष्ट्रपति अपने हाथ में नहीं ले सकता। एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा मैं बोलता कि जब 356 लगता है किसी राज्य में, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस राज्य के विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो संसद के प्राधिकार के अधीन आ जाती हैं। दो स्टेटमेंट देता, दोनों सही हैं, और मैं पूछता क्या? कूट देता ना यार फिर मैं। स्टेटमेंट एक सही है, दो गलत है, दो सही है, एक गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, ऐसे तो फंसाया जाता है। क्या क्या जाता है भाई? मछली को पकड़ने के लिए सीधा कांटा भी तो डाल सकते थे, ऐसा क्यों डालते हैं? इसलिए डाला जाता, लालच दिया जाता है, उसमें आटा लगाया जाता है, जो भी लगाना है। मच्छी खाती है उसको, जब जोर मारती है खींचने के लिए, तब उसके यहाँ पे फंसता है। कहाँ? यहाँ। तो एस्पिरेंट की भी वही स्थिति होती है। सीधा कांटा भी तो दे सकते हैं, सीधा, वो तो खाएगी, वो वैसे निकल देगी, तो हो गया काम। मछली पकड़ते रहो, 10 साल बैठे रहो, एक भी मछली नहीं आएगी आपको। तो ट्रैप से बचना है आपने। किससे? उसके लिए जरूरी है अध्ययन। क्या है? और तोता नहीं बनना है। कहीं पता लगा खाली तोते बन रहे, आप रट रहे, तो उसमें समझ भी विकसित करनी है, बुद्धि का भी प्रयोग करना है कि बोलना क्या चाह रहा भाई। समझ में आया? ठीक है। तीसरा, कोई ऐसा उपबंध कर सकता है, कौन? राष्ट्रपति। तीसरे नंबर पे बता रहा हूं मैं। कोई ऐसा उपबंध यानी प्रोविजन कर सकता है जो राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित किन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन को निलंबित करता है। जो किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित किन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन को निलंबित करता है या उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। ऐसा ही लिखना है आपने मेंस में, तभी मिलेगा नंबर। किंतु राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में निहित, निहित बोलते हैं वेस्टेड, VESTED, V फॉर विक्ट्री, उच्च न्यायालय में निहित किसी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता, और ना ही उच्च न्यायालय से संबंधित किसी संवैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन यानी ऑपरेशन को निलंबित कर सकता है। इतना समझ में आया? तो भाई क्या हुआ? आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन में अंतर पूछेगा, तो इन्हीं में बनेंगे आपके। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कि 44वां संविधान संशोधन से आर्टिकल 356 में क्या क्या किया गया। तो मैं बता देता हूं कि 44वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 356 में संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा 6 माह तक ही प्रवर्तन में रहेगी, क्योंकि 42 में से तो कहा गया था कि 1 वर्ष तक रहेगी। 44वें ने कहा नहीं, 44वें संविधान संशोधन ने कहा, मोरारजी देसाई थे ना, उन्होंने कहा नहीं भैया, 6 महीने। कितना? 6 महीने। फिर खंड 5 जोड़ा गया, इसमें 356 में प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष से अधिक अवधि तक अगर आपात की घोषणा जारी रखनी है तो वो संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब 2 शर्तें में पूरी होंगी। 2 शर्तों में से कोई एक पूरी होगी। नंबर 1, जब उस समय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो। देश में आपात लगा हुआ यार, तब चल जाएगा, कोई नहीं, 352 लगा हुआ। दूसरा बोला, चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि आम चुनाव कराने में कठिनाई हो रही है भैया, है ना, राष्ट्रीय शासन को बनाए रखो, तभी होगा। इतना समझ में आया? एक पूछेगा आपसे क्या
विधायी शक्तियों का प्रयोग पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? विधायी शक्तियों का प्रयोग। वो 357 में पढ़ना है कि 357 के अनुसार जब राष्ट्रपति यह घोषित कर देता है, क्या यह घोषित कर देता है कि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएगी। क्या बोला मैंने? राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां इसके द्वारा, संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएगी तब। नंबर 1 क्या बोलना है आपने? संसद इस बात के लिए सक्षम हो गई कि वह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान कर दे तथा राष्ट्रपति को इसके लिए प्राधिकृत कर दे कि वह विधायन की यह शक्ति किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। अब शब्द सुने नहीं कभी प्रत्यायोजित, सुनते ही क्या लग रहा होगा? 440 वोल्ट। तो ये पकड़ने हैं आपने, प्रत्यायोजित कर सकेगा, प्राधिकृत कर सकेगा, ये शब्द पकड़ने पड़ेंगे आपको। संसद इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान कर दे तथा राष्ट्रपति को इसके लिए प्राधिकृत कर दे कि वह विधायन की यह शक्ति, विधायन की यह शक्ति किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा, संसद राष्ट्रपति या ऐसे अन्य प्राधिकारी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान करने या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करने के लिए सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट ये लिखना है। क्या लिखना है? संसद राष्ट्रपति या ऐसे अन्य प्राधिकारी को विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान करने या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करने के लिए सक्षम होंगे। तीसरा पॉइंट बोलता है लोकसभा के सत्र में न रहने पर राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सकता है, जबकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर किसका अधिकार है? मतलब विधानमंडल की सहमति से ही खर्च किया जाता है। पर यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि राज्य की संचित निधि, जिसका आर्टिकल 266 है, राज्य की संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत यानी ऑथराइज कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। इतना समझ में आया? आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि राज्य की संचित निधि से अगर धन निकालना है तो सिर्फ किसके? विधानमंडल के द्वारा ही निकाला जा सकता है। किसके द्वारा? विधानमंडल की स्वीकृति लेनी पड़ती है। क्या कोई ऐसी स्थिति होती है कि जब विधानमंडल की अनुमति के बिना धन निकाल दिया जाए? तो आपने बोलना ये वाली स्थिति होती 356 की। 357 में लिखा हुआ कि लोकसभा सत्र में ना हो, क्या ना हो? सत्र में नहीं है, और क्या किया जाएगा फिर? उधर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, इधर लोकसभा सत्र में नहीं हो, और धन की आवश्यकता तो पड़ती है भाई, संचित निधि से धन खर्च करना है तभी तो आगे बढ़ेगा राज्य। अब कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत यानी ऑथराइज कर सकता है। बाद में भले ही उसको संसद में रखवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब सत्र में बैठेगी संसद तो उसको रखवाना पड़ेगा कि महामहिम ने किया था तो भाई सही है, गलत है तो सही है। ठीक है। विधानमंडल की शक्तियों के प्रयोग में संसद राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर भी तब तक प्रवृत्त बनी रहती है जब तक विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। वहां हम पढ़ रहे 6 माह तक अगर उद्घोषणा नहीं रही तो 6 माह के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों के प्रयोग में संसद, राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी, किसके द्वारा? संसद, राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर, विधि पर रुकना है आपने, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर भी पे खास ध्यान देना है, तब तक प्रवृत्त रहेगी, कंटिन्यू बनी रहेगी जब तक विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपीएससी लेवल की लाइन है। किस लेवल की? समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद में बता दूं आपको थोड़ा सा क्या वित्तीय आपात, क्या बता रहा हूं, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात में मैं अंतर बाद में बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा उसको अलग करके। पहले वित्तीय आपात के बारे में पढ़ लीजिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका आर्टिकल 360 होता है।
क्या होता है, 360 होता है। संविधान के आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है, वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। यह तीसरे प्रकार का आपात उपबंध है। आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि उसको यह समाधान हो जाए, क्या, यदि उसको यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व अथवा साख, ये खास लाइन इसको ध्यान में देना आपने, वित्तीय स्थायित्व, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और क्रेडिट, साख को बोलते हैं क्या, क्रेडिट, क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो आपने दो शब्द याद करने हैं कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व अथवा साख, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट संकट में है। क्या है, उल्लेखनीय है कि यहाँ मतलब राष्ट्रपति के समाधान का तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के समाधान से, राष्ट्रपति का कौन समाधान कराएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल समाधान कराएगा। अतः राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है, किंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक नहीं होती, क्योंकि उसको जो क्या समाधान कराएगा वो कौन कराएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कैबिनेट की लिखित सूचना पर, वो 352 के लिए होता है लिखित सूचना। उद्घोषणा की अवधि भाई, अच्छा ये कभी नहीं लगा भाई, वित्तीय आपात कितनी बार लगा भारत में, अभी तक नहीं लगा, लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उद्घोषणा की अवधि, पीरियड ऑफ द प्रोक्लेमेशन, वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, क्योंकि 2 महीने बाद संसद को उसको अनुमोदित करना पड़ता है, अगर अनुमोदित किया तो आगे चलेगी, नहीं तो वहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। किंतु यदि संसद साधारण बहुमत से, क्या याद करना है, वहां पर 52 में क्या पढ़ा, विशेष बहुमत, 56 में क्या पढ़ा, साधारण बहुमत, यहां पर भी क्या पढ़ा, साधारण, ऐसे याद कर लो, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी। यहां पर हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित काल, यहाँ पे स्पेशल क्या है, अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी, इसको खास ध्यान देना है, ठीक है। वित्तीय आपात की घोषणा को जारी रखने के लिए उसका बार बार अनुमोदन आवश्यक नहीं है, जैसे वहां 6-6 महीने में करते थे ना। तो अब अगर मैं यूपीएससी का क्वेश्चन बना रहा हूं तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, गलत बोलूंगा, मैं आपको फंसाऊंगा, वो कांटा बताया ना मैंने मछली का, मैं फंसाऊंगा कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा को 6 माह बाद भी प्रवर्तन में रखने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। गलत, क्योंकि यह अनिश्चित काल के लिए लगती है, इसको बार बार उद्घोषणा को जारी रखने के लिए उसका बार बार अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। क्लियर हो गया। यदि आपात की उद्घोषणा के समय लोकसभा विघटित हो तो 2 माह की अवधि में उसका, या 2 माह की अवधि में उसका विघटन हो जाता है तो संकल्प राज्यसभा द्वारा अनुमोदित हो जाता है। पहले इसके राज्यसभा तो विघटित होती नहीं, राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया। लोकसभा द्वारा अनुमोदन नहीं होता है तो उद्घोषणा उस तारीख से जब नई लोकसभा बैठेगी 30 दिन के भीतर, ये 30 दिन का आंकड़ा याद करना भाई इसमें आपने, बार बार 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, जब तक कि इस अवधि के भीतर उद्घोषणा का अनुमोदन है संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं, मतलब 30 दिन के अंदर लोकसभा का उसको ओके करना पड़ता है। क्लियर हो गया, ठीक। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा को किसी भी पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा कभी भी वापस ले सकता है या परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है, कभी भी वापस ले सकता है, उसकी मर्जी है, आज लगाई 2 दिन बाद वापस ले, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। उद्घोषणा के प्रभाव, फिर दोबारा पता चला आपने उसका प्रभाव पढ़ लिया, उसका प्रभाव पढ़ लिया, ये छोड़ दिया, पूछ लिया उसने क्या 125 शब्दों में बताओ, 125 भी नहीं, बहुत कम शब्दों में हो जाता प्रभाव, कि वित्तीय आपात लागू होने के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है और केंद्र राज्यों को वित्तीय मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश भेज सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके द्वारा बार बार रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ पे फंसोगे आप। अब फिर सुन लो, वित्तीय आपात का लागू होने के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ समझ रहे हो, यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है और केंद्र फिर रुकना है। कुछ बच्चे ना पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे, तभी तो समझ में आया केंद्र। फिर बोलना आपने, राज्य को वित्तीय मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश भेज सकता है, और ये जो आवश्यक दिशा निर्देश भेजे जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा भेजे जाएंगे।
जैसे हमने बोल दिया ना, केंद्र रुकना है, राज्यों को वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भेज सकता है, जिसका अनुपालन प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य होता है, जिसका अनुपालन प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य होता है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा में अधोलिखित प्रभार हैं यथा, यदि किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन में भत्तों में कमी की जा सकती है। यथा, किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले, किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है। दूसरा, संघ के अधीन सेवा करने वाले किसी या सभी व्यक्तियों जिसके अंतर्गत, अब देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं। वैसे तो हम पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पर किया जा सकता है कि उनके वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है, संविधान में किसी बात के होते हुए भी। क्या? किसी बात के होते हुए भी अगर वित्तीय आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तो संघ के अधीन सेवा करने वाले किन्हीं या सभी व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो। अगला, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर जब क्या करता है, मनी बिल को क्या करता है, पारित करता है, या वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल को क्या करता है, पारित करता है, तो वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, तब राज्यपाल के पास नहीं जाएंगे। राज्य का धन विधेयक कहाँ जाता है साइन होने के लिए? राज्यपाल के पास, क्योंकि राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो लेकिन अब धन विधेयक राज्यपाल के पास नहीं जाएगा, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाएगा। वित्त विधेयक भी राज्यपाल के पास नहीं जाएगा, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाएगा। इतना समझ में आया भाई? नहीं आया? आया बच्चों? तो उसके बाद में बताऊंगा भाई आपको राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर होता है, 352 356 में क्या अंतर होता है, ये अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। टाइम कितना है? ठीक है, इसको बता देता हूं, चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन में क्या अंतर होता है? एक क्वेश्चन बनेगा आपके पास, बड़ा क्वेश्चन बनेगा, 16 नंबर में बन सकता है। एक तरफ आप क्या कीजिए, राष्ट्रीय आपात लिखे 352, एक तरफ लिखे 356 राष्ट्रपति शासन। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है, जबकि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। पहला शब्द, पहली लाइन तो यही लिखनी है आपको। क्या लिखनी है? वहां लिखना युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, यहाँ पे लिखना आपने राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने। ठीक है, यहाँ पे लिखना आपने मंत्रिमंडल या कैबिनेट की लिखित सूचना की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखना आपने कि मंत्रिमंडल के सिर्फ मौखिक परामर्श, मौखिक मतलब मुंह से बोल दिया, परामर्श दे दिया कि महामहिम क्या करो आप। हाँ भाई, राज्यपाल ने अगर बोला तो वो तो रिपोर्ट प्रतिवेदन देगा, लेकिन अगर वो केंद्र ने राज्य को निर्देश दिए, राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में समर्थ रहा, तो मंत्रिमंडल सिर्फ मौखिक क्या करेगा, परामर्श देगा और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा, इसके तहत उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, 2 माह होता है। कहाँ पर? राष्ट्रपति शासन में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर विशेष बहुमत चाहिए होता है, संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उद्घोषणा पूरे भारत या उसके किसी भाग पर लागू की जा सकती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उद्घोषणा किसी राज्य में अगर जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो पूरे राज्य में लगेगा ना, ऐसा नहीं होगा कि खाली उत्तरकाशी में लग गया, चमोली में लग गया, पिथौरागढ़ में लग गया, ऐसा नहीं होगा, पूरे राज्य में लगेगा राष्ट्रपति शासन। जबकि राष्ट्रीय आपात क्या हो सकता है कि पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों में लग सकता है, सीमा वाले, या चीन से लगने वाले जो सीमावर्ती जो राज्य हैं उन पर लग सकता है ना, या खाली उत्तर भारत में लग सकता है, दक्षिण भारत में नहीं लग सकता, ऐसा होता है। उसके बाद इसके ये जो उद्घोषणा होती है 352 वाली, इसको 6 माह पर संसद द्वारा अनुमोदित करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने 6 महीने 300 राष्ट्रीय आपात लगा हुआ, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई, 6 महीने 6 संसद बार बार उसको क्या कर रही है, अनुमोदित कर रही है। वहां यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा कि कब तक, अनिश्चित काल तक। अनिश्चित, भाई युद्ध शुरू हो गया माना देश में, और युद्ध चल रहा है 10 साल, तो 10 साल तक चलती रहेगी कौन, आपात की उद्घोषणा। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि भैया 6 माह पर अनुमोदित करेंगे, 3 साल मैक्सिमम। हालांकि पंजाब अपवाद है, पंजाब क्या है, अपवाद है उसका, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित नहीं होती, बल्कि संघ को राज्य सूची के विषयों पर समवर्ती विधायी अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब 352 लगता है तो राज्य की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित नहीं होती, बल्कि संघ को राज्य सूची के विषयों पर समवर्ती विधायी अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समवर्ती विधायी अधिकार प्राप्त हो जाता है। जबकि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कार्यपालिका और विधायिका निलंबित या विघटित हो जाती है। क्या हो जाती है, कार्यपालिका निलंबित हो जाती है, विधायिका विघटित हो जाती है, और राज्य के सभी विधायी और कार्यपालिका शक्ति संघ में निहित हो जाती है। इतना समझ में आ गया। अगला राष्ट्रीय आपात जो है, इसकी उद्घोषणा पर आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः समाप्त या निलंबित हो जाते हैं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात को छोड़कर, है ना। अन्य मूल अधिकारों का प्रवर्तन राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, 20 और 21 को नहीं कर सकता, ये सब लिख सकते हैं आप। यहां पर आपने बोलना मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राष्ट्रपति जब शासन लगेगा मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना समझ में आ गया। राष्ट्रीय आपात में लिखेंगे आप कि इसके तहत संसद द्वारा निर्मित विधियां आपात के प्रवर्तन में न रहने पर तुरंत प्रभावहीन हो जाती है। क्या हो जाती हैं, तुरंत प्रभावहीन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम राष्ट्रपति शासन में कि इसके तहत, यानी संसद, राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित विधियां उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर तब तक प्रवर्त बनी रहती हैं जबकि विधानमंडल इसको निरस्त नहीं या निरसित नहीं कर देता। ये समझ, ये है यहाँ पर थोड़ा सा इसमें राष्ट्रपति शासन में, कि ये तब तक बनी रहेंगी जब तक कि विधानमंडल उसको क्या नहीं कर देता, निरसित नहीं कर देता, राष्ट्रीय शासन के दौरान बनाई गई विधियों। क्लियर हो गया। तो बस ये चैप्टर आपका पार्ट 18 भी लगभग क्या खत्म हो गया। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि कितनी बार लगा था, वो मैंने पहले वाले क्लास में मेरे ख्याल से बता दिया था, 3 बार लगा था नेशनल इमरजेंसी, ये बता दी थी। उस समय राष्ट्रपति कौन कौन थे ये जरूर ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कौन कौन थे और राष्ट्रपति कौन कौन थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के नाम जरूर याद कर लेना 3 बार जब इमरजेंसी लगी। तीसरी सबको याद है, क्या, इंदिरा गांधी। पहली भी सबको याद है, जवाहरलाल नेहरू। दूसरी याद नहीं रहती है, तो दूसरी के समय प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखें। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इसके बाद फिर दोबारा आऊंगा कहां पर, राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों में, जहां पर हम चल रहे थे। शक्तियां तो हो गई, उन्मुक्तियों और विशेषाधिकार पे आऊंगा मैं। कहां पर आऊंगा, राष्ट्रपति की उन्मुक्तियों और विशेषाधिकार। इतना का